न्यू गर्ल्स के लिए एक वीडियो बनाओ ना, अरेंज मैरिज में हस्बैंड फैमिली के साथ कैसे रहें जिनकी न्यू शादी हो रही है। देखो, इसका एक सिंपल और सटीक जवाब है जो मैं पहले भी एक दो बार तो कह चुकी, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में कभी नहीं कहा। जस्ट बी योर सेल्फ। कुछ और होने का प्रिटेंड मत करना। जैसे हो असलियत में वैसे रहो। शुरू में हो सकता है कुछ लोगों को कुछ बातें चुभें, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो जो लोग प्योर होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, ना उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना उससे ज़्यादा बुरे बनते हैं। लॉन्ग टर्म में एक विश्वास उन्हीं लोगों पे किया जाता है, भले कोई आपकी तारीफ़ करे मुंह पे या नहीं करे, लेकिन आपकी एक वैल्यू उसी से बनती है। और जो लोग हम नहीं हैं ना, वो बनने का कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा इम्प्रेस हो जाए हमसे, वो हम कुछ दिन कर सकते हैं। अगर हम उसको खींचेंगे लंबा, किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं, मान लो हमें कुकिंग अच्छी नहीं लगती लेकिन हम वहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारे तो कुकिंग पैशन है। मान लो हमें बातें सीधी कहने की आदत है, हमें घुमा फिरा के मीठी चाशनी में लपेट के कहने की आदत नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे ज़बरदस्ती स्वीट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हमें झगड़ा करने की आदत नहीं है, हमें आदत है लोगों को लेट गो कर देने की, किसी ने कुछ कह भी दिया पर हम वहाँ पे ये कि नहीं, अगर मैं दब गई तो अब तो मैं दबती रहूँगी, नहीं मुझे तो हर चीज़ का जवाब देना है। दोनों ही चीज़ें रॉन्ग हैं। तो ना तेज़ बनना है, ना सीधे बनना है, ना एक्स्ट्रा कमेरे बनना है, ना एक्स्ट्रा आलसी बनना है। आप जैसे हो, ओरिजिनल जो आपका ट्रू सेल्फ है वैसे रहो, चाहे फिर ससुराल हो या कहीं भी हो। आप हर जगह लॉन्ग टर्म में सक्सीड रहोगे। लेकिन अगर आप प्रिटेंड करोगे तो उसमें दो बातें होंगी, या तो जल्दी ही वो प्रिटेंड करने की आपकी सीमा ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी असलियत लोगों के सामने आएगी जो उस प्रिटेंड करने वाले रोल से बिल्कुल अलग थी। जो आपने इतने साल किया ना वो सब ज़ीरो हो जाएगा, याद रखना। दूसरी चीज़, आप जो नहीं हो आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने इतने साल किया, अब वो आपका नेचर में आ गया, आया, आपको लग रहा है मेरी आदत में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप वो ओरिजिनली नहीं थे ना, तो आपने अपने ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं क्रश कर दिया है इस बीच में, और कुछ नए बन गए आप। दोनों ही सूरतों में मुझे लगता है हम फायदे में नहीं रहते। ठीक है, उससे आसान तरीका ये है कि हम जो हैं जैसे हैं, हमारा जो बेस्ट वर्जन है हम वो अपना वहाँ पर दिखाएं कि ये भाई ये हमारा बेस्ट है। अपना बेस्ट करो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कि मैं ऐसी ही हूँ। तो आप शुरू में चाहे थोड़ा बहुत उधर उधर हो बातें, लेकिन लंबे टाइम में आपकी तारीफ़ होगी, लोग आपकी जेन्युइनिटी की कदर करेंगे, आपकी बात की वैल्यू होगी सबसे बड़ी बात, और आपकी इमेज जो है ना वो प्योर और साफ सच्चे दिल इंसान की बनेगी। तो जो मुझे समझ में आता है, कल को मेरी बेटियों की शादी होगी, उनका नेचर जैसा भी हो, इवॉल्व हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, नेचर बदल रहा है, अब वो पूरी तरीके से मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे ही वो करेंगी। मुझे नहीं पता कि एक्सट्रीम परिस्थितियों में वो कैसे और कब क्या रिएक्ट करेंगी। तो मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही बात बता के भेजूँगी कि जस्ट बी योर सेल्फ, ताकि जो भी होता है फिर उसकी आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ ये मेरे हिसाब से मैंने किया था, मेरी गलती है, या मेरी ही इसमें तारीफ़ होनी चाहिए। तो ये बातें जिस भी लड़की की नई शादी हो रही है, होने वाली है, या अभी अभी हुई है, जो स्ट्रगल कर रही है ससुराल में एडजस्ट होने में कि मैं क्या करूं कैसे करूं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइन होती तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। जिसके भी दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, सब पे यूनिवर्सली फॉलो होता है ये चीज़। अगर लंबे समय तक खुश रहना है, अपने लिए भी और दूसरों को भी एक्स्ट्रा दुख नहीं देना है, जस्ट बी योर सेल्फ। दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू डील एनी पर्सन इन, मतलब आपके ससुराल में, वर्क प्लेस पर, फ्रेंड सर्कल पर। अपने ट्रू सेल्फ बने रहो। जिसको पसंद आएंगे ठीक है, नहीं पसंद आएंगे तो भी ठीक है। कपटी इंसान की हमारी इमेज नहीं बनेगी और हम खुश रहेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम खुश रहेंगे क्योंकि हम असलियत में जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा कुछ और होने का। ठीक, तो आई होप आपको ये जवाब प्रैक्टिकली सही लगा होगा और काफ़ी लोग इससे सहमत होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत एक कमेंट में ये लिख के बताना कि हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और ठीक भी है, और किसने ऐसा नहीं किया और उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसको ऐसा ही करना चाहिए था। आप भी कमेंट करना ताकि मुझे भी एक अप्रूवल मिले कि हाँ अगर ये सोच है तो कितने हद तक ये कामयाब है। मुझे लगता है ये हर जगह काम करती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं एपिसोड 156 के सवालों के जवाब ढूंढने। अगर बाकी रिस्पॉन्सेज को हटा दें तो मैं कल गिन रही थी, एक बार मैंने खुद सोचा था कि कल शूट करूं, तो इसमें है टोटल 52 प्रश्न जो सवाल ही हैं।
कोशिश करूँगी आज इन सब के आंसर आपको दे पाऊँ। तो फिलहाल फटाफट जल्दी से इसका शुरू करते हैं एपिसोड। आओ बहन बातें करें। दीदी मेरे पति खुद ही लड़ाई करते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं, फिर कई दिन तक नहीं आते। अब की बार लड़ाई करके मुझसे बोले तेरा मुझसे कोई नाता नहीं है, फिर 5-6 दिन में फ़ोन करके कहते हैं बच्चों से कि तेरी मम्मी से बात करवा दे। मैंने गुस्से में बोल दिया मुझे कोई बात नहीं करनी। अब 1 मंथ हो गया घर पर नहीं आते हैं, घर का सामना ले आए। अब मुझे क्या करना चाहिए? घर का सामना ले आए मतलब यही नहीं समझ में आया जो एंड में है कि आते हैं घर का सामना ले आए, सामान ले आए, या तो ये होगा। भैया ऐसा है हर बार वो ऐसा करते थे, 5-6 दिन में आप बोल लेती थी, इस बार नहीं बोली है तो थोड़ा सा उनकी ईगो हर्ट हो गई। लेकिन आपका स्टैंड बिल्कुल सही है, ठीक है, और आएंगे वापस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चों से कनेक्टेड हैं सब कुछ है। अगर आपका झगड़े में आपकी गलती नहीं है, एक तो नक मिजाजी उनका मिजाज बन चुका, तो उस मिजाज को बदलने में ना वो पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप झुक जाओ, आप टूटो, और उनकी वो चीज़ जो चलती आ रही है इतने सालों से अब भी चलती रहे। तो अगर आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। भले 1 महीना हो गया, मैं मानती हूँ जब झगड़ा हो जाता है, बोलचाल बंद होती है दोनों पक्षों के लिए, चाहे फिर एक टाइम ऐसा भी आता है पति पत्नी में हमें याद भी नहीं रहता कि किस बात पे लड़ाई हुई थी, लेकिन ये याद रह जाता है कि हाँ मुझे नहीं बोलना है। होती है ना ये चीज़ स्टार्टिंग में, जब मैं बताती हूँ ना हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो जाया करती थी या हमारी मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो हमेशा यही होता था कि 2-1 दिन बाद याद ही नहीं रहता था कि एक्चुअली बात क्या थी या उस टाइम पे कितना गुस्सा था, लेकिन ये याद रह जाता है कि हमें बोलना नहीं। और अब मैं देखती हूँ जो नए जोड़े हैं जब उनकी शादी होती है तो स्टार्टिंग में यही चीज़ होती है। तो मैं डांट भी दूंगी ना कि मेरे बच्चों के रिश्ते में है तो कि तू ही बोल ले, या तो तेरे ही जरा जब हो जाएगा तू बात कर ले, तो जो भी हो चाहे बेटी हो या बेटा हो रिएक्शन ये आता अच्छा मैं कैसे बोल लूँगा या मैं कैसे बोल लूँगी, पहले तो झगड़ा उसने शुरू किया था। तो वो एक चूहा बिल्ली वाली चलती है, लेकिन वो शादी के इतने साल बाद ना यार अच्छा नहीं लगता देखने में। अब पति नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है ना तो इसका तरीका यही है कि एक आदमी जैसे बच्चा होता है ना टेंट्रम दिखा रहा है, आप उसके टेंट्रम पूरे करते रहोगे वो टेंट्रम और दिखाएगा, छोड़ेगा नहीं। उसका टेंट्रम वाले बच्चे का आप कहीं भी सर्च करके देख लो, उसका यही बताते हैं कि भाई वो टेंट्रम कर रहा है ना, आप उसको तवज्जो मत दो। तो वही चीज़ आपको इनके साथ करनी है। थोड़ा सा दिल के अड़ा रखो, मुश्किल रहेगा लेकिन आगे की लाइफ स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी कैसी हो? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग सब्जी पसंद है। अगर बेटे की पसंद की बना दूँ तो बेटी बोलती है तुम भैया से ज़्यादा प्यार करती हो, मेरी पसंद की नहीं बनती। उसकी पसंद की बनती है, जो बेटी को पसंद हो तो बना दूँ तो बेटा बोलता है मैं क्या करूँ? भैया सिंपल है, मेरे बच्चों की भी खाने में चॉइसेस बिल्कुल अलग है, एक पूरब एक पश्चिम। तो सिंपल सी बात है, एक को येलो दाल अरहर की मतलब पसंद है वो कहते हैं राई वाली, दूसरी को उड़द की पसंद है वो कहते हैं जीरे वाली। तो सिंपल है ना कि ठीक है आज ये वाली बन रही है, कल तुम्हारी दूसरे वाले की बन जाएगी। एक को घुटी हुई खिचड़ी पसंद है, एक को खिली हुई है, तो हम एक बार घुटी भी बनाते हैं एक बार खिली भी बनाते हैं। तो एक कंटिन्यूशन चल रहा है इतने सालों से, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये वाली बात जो आती है ना कि बच्चे जो कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, भैया ये यूनिवर्सल वो है। लेकिन मेरे यहाँ अभी परसों तरसों ही बात हो रही थी, उल्टा है। जब मैं कह रही थी कि मैं कहा तेरे को ये लगता होगा कि मैं आराध्या से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आराध्या से मैं कह रही थी कि तुझे ऐसा लगता होगा कि मैं आरोही की साइड ज़्यादा लेती हूँ, उसको ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो दोनों का मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग था। वो मुझसे कहते हैं नहीं, आरोही भी यही कहती थी और आराध्या भी यही बोली, मुझे तो लगता आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। तो मतलब मुझे हंसी आ गई उस बीच में कन्वर्सेशन के कि वाह, सारे बच्चों को मैंने यही देखा है, हमें भी यही शिकायत होती थी कि नहीं ये वो। हालांकि मेरे को अपनी मम्मी से नहीं थी, मुझे पता था मेरे को अपने घर में भाई बहनों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, तो मैं उसको लेके श्योर थी। लेकिन बाकी मैंने सब जगह ये देखा है, मेरे मुंह पे भी ये बातें आई, इन लॉज के साथ भी यही कि आप मुझे प्यार नहीं करते, दूसरे को करते हो। तो यही शिकायतें रहती हैं, इनसे इतना फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल तटस्थ होकर बस ये श्योर कर लो कि हाँ कहीं आपके एक्शन सच में ऐसे तो नहीं है कि आप एक की तरफ ज़्यादा झुकाव आपका दिख रहा है, आप बार बार एक की साइड ले रहे हो या बार बार एक को ही पैम्पर ज़्यादा कर दे रहे हो, दूसरे को समझा के छोड़ दे रहे हो। ये चीज़ अपने ऊपर बड़ी पैनी निगाह रखो कि किसी भी बच्चे के साथ आप भूल से भी गलत तो नहीं कर जा रहे थोड़ा भी कि ये तो समझ जाएगा चल छोड़। और शायद इसी वजह से मैं हमेशा इस चीज़ का प्रिसाइजली ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दोनों साइड के केवल और केवल यही एक गिला शिकवा रहा कि भाई बच्चों में एक सा नहीं रखा, भेदभाव करा।
तो मैं उस चीज़ को लेके ना बड़ी सतर्क रहने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, कि भाई दोनों बच्चों में से किसी के साथ भी कुछ भी कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं हुए, मैं बिल्कुल एक सा करके चलूँ हर तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, उनकी पसंद नापसंद चाहे कितनी अलग हो। तो सिंपल चीज़ है, ये चीज़ आपको हैंडल करने इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप स्ट्रेस लो। बच्चों के खाने में पसंद है क्या, एक दिन एक का बना दो, एक दिन एक को, और याद रखो कि पिछली बार तुम्हारा बना था ना, इस बार तुम्हारा, अगली बार फिर तुम्हारा, ख़त्म मामला, सॉर्टेड। और ये पेरेंटिंग का ना ये बहुत बड़ा वो है। अभी तो खाने की बात है, कपड़ों की या एजुकेशन की, हर चीज़ में आती हैं चीज़ें। शादी में तुमने देखा होगा, बड़े बड़े हो जाते हैं तब भी इस बात की मैंने बहस होते देखे कि मेरी शादी में तो इतने लाख लगाए थे, इसकी में इतने क्यों लगा दिए। मतलब होती हैं ये चीज़ें प्रैक्टिकली। तो ये तो भाई जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक चलेगा। अभी छोटी चीज़ों के लिए है, कल को बड़ी चीज़ों के लिए होगा। तो बीइंग अ पेरेंट मुझे लगता है फेयर डिसीजन सबसे ज़्यादा ये है कि भाई एक बच्चा चाहे काबिल है या नाकाबिल है, आप बराबर करो। आपको देना है दोनों को दो, आपको नहीं देना मत दो, दोनों को मत दो। लेकिन एक का ले लिया दूसरे को दे दिया, या एक को ही भरे जा रहे हैं दूसरे को इतना सा दे दिया, ये चीज़ें माँ बाप इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि बाद में बच्चों के बीच में बीज बो जाते हैं, और सारी ज़िंदगी वो तो चले गए या रहते भी हैं, अपनी भी दुर्गत करवाते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे का मुंह तक देखते नहीं, केवल माँ बापों की इस गलती की वजह से। आप सोच के देखो ना, मान लो एक भाई 2 लाख 10 लाख कमा रहा महीने के, दूसरा 50,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। अब माँ बाप ने क्या करा, भैया प्रॉपर्टी 20,000 वाले को ज़्यादा दे दो, इसके पास कम है, उसको कम दे दो, वो है। भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी दोनों औलादें थी, तुम ऐसे उन्हें पाला है तुमने, तुम करो। और ये स्टेज पे लाके तुम्हारा परिवार अगर आ जाए कि वो खुद कह दे कि भाई मेरा वाला भी तुम इसको दे दो, दोनों भाइयों में कितना प्यार रहेगा। पूर्ति उसकी फिर भी हो गई, लेकिन वो क्या जी, इसको नहीं देंगे, इसको ही देंगे, हो गई राड़। ये बहुत छोटी सी बात है, यहाँ सब्जियों से शुरू होती है, लेकिन आगे तक अपनी पॉलिसी हर माँ बाप को यही रखनी चाहिए कि भाई मेरे बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मैं जो करूँगा चारों के लिए बराबर करूँगा। अब वो उस मिले हुए का क्या यूज़ करते हैं, वो उनकी एबिलिटी, उनका भाग्य, उनका वो। बीइंग अ पेरेंट मैं भेदभाव नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है 10 में से 8 घरों की राड़ ख़त्म हो जाए, भाई भाई की जो होती है या भाई बहनों की जो होती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ। नेक्स्ट, दीदी मेरे पति को बुआ सास ने पाला है। मेरे हब्बी शादी के पहले ही बाहर सिटी में जॉब करते थे। अब बुआ सास बोलती है कि मैंने तो इसलिए पाला था इसको कि मेरी सेवा करेगा। मुझे सुनाती है बातों में, तो सुन सुन के पागल हो गई हूँ, और ऐसा लगता है मैंने इनके साथ जॉब पर रहकर बहुत बड़ी गुनहगार बन गई हूँ। एक बार कह दो ना कि जी, हर आदमी यही सोच के बच्चे पालता है कि बुढ़ापे में साथ देगा, पर देते तो नहीं ना, क्या करें। बस बात ख़त्म। इतना ना स्ट्रेस मत लो, वो बोली इसी ले रही हैं ताकि आप स्ट्रेस लेके अलग रहो। तो क्या कर लोगे, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी सेवा में। अगर सेवा करवाने का इतना शौक़ है, गलती नहीं है। अगर आदमी उम्मीद रख रहा है तो जहाँ बच्चे रह रहे हैं आप वहाँ जाके रह लो। ये भी तो मुसीबत है, हमारी नाल वहीं गड़ी हुई है, हम तो वहीं रहेंगे। बच्चे अपनी गृहस्थी छोड़ के जवानी में पति पत्नी अलग रह लें, क्योंकि हमें वो इन बुढ़ों की सेवा करनी है ना। तो ये डिसीजन लेते हुए इनका दिल नहीं कांपता कि भरी जवानी में या जिस टाइम पे पति पत्नी को एक दूसरे का साथ हमेशा ही चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता। आप उनका जोड़ा बिगाड़ रहे हो क्योंकि आपके बुढ़ापे में सेवा हो। अरे आपको सेवा करवानी है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप उनकी गृहस्थी में जाके रह लो। जिसे करनी होगी वो वहाँ जाके कर देगा, लेकिन नहीं जी, जिसे करनी हो यहाँ आके करे, तो ये मांग ही गलत है ना। तो कहाँ तक पूरी करेगा आदमी। सोचने तो जिसको जो सोच रहा है, कह दो कि यही सोच के आदमी अपनी औलाद पालता ही है। बस उनका एक्स्ट्रा एहसान है कि चलो जी आपकी औलाद नहीं थी, तो इतना नहीं बोलना पड़ेगा। हर आदमी यही सोच के पालता है, लेकिन सबके हो तो नहीं पाता ना। बात ख़त्म हुई। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे हस्बैंड हमेशा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं रिएक्शन नहीं देती, लेकिन कभी कभी फिजिकल अब्यूज़ भी करते हैं। तब 2 दिन बातचीत नहीं होती, बाद में ठीक हो जाता है, वही चीज़ रिपीट होती है। इस बार मैंने हस्बैंड को बोला अगर फिर से फिजिकल अब्यूज़ किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी बच्चों को लेकर। लेकिन सच तो यह है कि मैं मायके भी नहीं जा सकती, और सास भी हस्बैंड की साइड लेती हैं। जॉब तो करती हूँ, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं है, पूरे मंथ अकेले गुजारा नहीं हो पाएगा। प्लीज़ गाइड मी मैम, प्लीज़। देखो, गुजारा नहीं हो पाएगा ये सोच के आप पिटती रहोगी, अगर ये आपकी चॉइस है तो इट्स कम्प्लीटली योर लाइफ।
लेकिन अगर इसमें बात सही और गलत की हो ना, तो अगर मेरे को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारे कभी भी चांटे खिंच जाएंगे या फिर तुम्हें थोड़ी सी पैसे की तंगी में जीवन बिताना पड़ेगा, तो मैं पैसे की तंगी चुन लूँगी, वो झेली जाएगी। शायद मैं मेहनत बढ़ा लूँ, शायद ऊपर वाला मेरी किस्मत से मुझे 4 पैसे ज़्यादा कमाने के मौके दे दे, लेकिन कोई मुझे कब आके पीट के चला जाएगा दारू पी के, मुझे यही नहीं पता। ऐसी लाइफ ज़्यादा मुश्किल है बजाय कम पैसों में जीवन काटने के। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो दी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सास नहीं है, जेठानी और मैं बराबर काम करती हैं, बल्कि उनसे थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, पर वो सब को बोलती हैं कि मैं काम नहीं करती, जबकि कोई रिलेटिव जब भी घर आते हैं तो उन्हें खाने पीने का मैं ही करती हूँ। क्या लोग मेरी जेठानी की बात पर विश्वास करते होंगे? कुछ टिप्स दीजिए जिससे रिलेटिव मेरी जेठानी की बात पर यकीन ना करें। और हाँ, मैं सुबह थोड़ा देर से उठती हूँ क्योंकि बेबी छोटी है, सोने नहीं देती। भाई उनकी बातों पे वो विश्वास कैसे करेंगे जब कोई रिलेटिव आपके घर आ रहा है, चाय की ट्रे आप लेके जा रही हो, नाश्ता आप करवा रही हो, और जेठानी कह रही है कि ये कुछ काम नहीं करती, तो कौन बावला दिख रहा है उसमें? आपकी जेठानी। ये हो सकता है कि वो ये कहती हो कि भैया तुम्हें दिखाने के लिए कर रही है, पीछे कुछ नहीं करती। उस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते। जो कच्चे कान का होगा वो शायद मान ले, लेकिन घूम वो फिर भी जाएगा कि यार सामने तो अच्छे से रहती है, या जब भी जाओ करती तो यही है, वो कुछ और कहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात मानते ही होंगे। अब आपकी जेठानी बहुत ही बढ़िया फ्लुएंट वाली झूठी हो तो भाई हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ, अगर मुझे ऐसा दिखे कि मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ, सब कुछ भी हूँ, देखो एक वाइब्स पता लग जाती हैं। अगर मेहमानों को देख के आपको ऐसा लगता है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि जेठानी सही बोल रही है, एंड आप बस उनको सामने कर रही हो जो कुछ भी कर रही हो, तो किसने बोला आपको करने को? छोड़ दो, जो वो कह रही है उसको सच होने दो। किससे लेना गोल्ड मेडल? मैं नहीं करती, नहीं करती, बना अपने आप चाय, खिला, नाश्ता, नमस्ते करो, पैर छू और टूरी चले जाओ। हम तो करते ही नहीं। बेस्ट इलाज होता है जब कोई करते करते भी ये कह देना कि ये तो कुछ करती ही नहीं, तो उसकी बात को सच कर दो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम करते ही नहीं। बेस्ट होता है, आपका जीवन सुखी, और जो बोल रहा हो ना सिर पीटेगा कि इसकी बुराई मैंने झूठी करी क्यों, अच्छा खासा कर रही थी। उन्हें मज़ा चखाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो वो गा रहे हैं ना हमारी बुराई, उसको सच करके दिखा दो फिर कि ठीक है अब आपने कह दिया तो ऐसे ही सही। नेक्स्ट। सुनीता जी, मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में बहुत अच्छा काम कराती हूँ, स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो बहुत मन सम्मान मिलता है, लेकिन घर से इतनी प्रशंसा नहीं मिलती, इसलिए कभी दुख होता है, मन को कैसे समझाएं? शुक्राना करो भगवान का कि स्कूल में मान सम्मान प्रशंसा मिल रही है। सोचो उन बहनों के बारे में जो कहीं जॉब पे जा रही हैं, वहाँ भी परेशान हैं, या जॉब पे जा नहीं रही, घर में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, पूरा जीवन सेवा में निकाल दिया, फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं समझ रहा। ठीक है, तो अगर हमें घर या जॉब एक जगह भी मान सम्मान मिल रहा है, सही है। तो घर वालों को नहीं है आपकी कदर, कोई बात नहीं। मेरे साथ होता था, मैं अभी बता रही हूँ ना। अब आप लोग मेरी इतनी भर भर के कमेंट्स आते हैं, इतने गुण गाते हो, इतनी तारीफ़ करते हो कि मेरा मन बिल्कुल तृप्त है। अब मुझे बिल्कुल तसल्ली रहती है कि भाई कोई अब कुछ भी कहे, मुझे पता है कि मैं इतनी तो ठीक हूँ कि अपने ऊपर मैं खुश रह सकूं। मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। अब इतने लोगों ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं सच में कि पहले वर्क प्लेस पे या ससुराल में या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पर बिल्कुल नीचे ना दिखाया गया हो कि भाई इसको तो ये भी नहीं आता, ये तो इस लायक भी नहीं है, ये तो इसमें भी नहीं है, ये तो उसमें भी नहीं है। तो आप कितने भी चतुर्भुज हो जाओ, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको ये डर रहता है कि वो आप उनसे ऊपर ना निकल जाओ, इसलिए वो लगातार आपको नेगेटिव वो देते रहेंगे फीडबैक, ताकि आप नीचे दबे रहो। तो ससुराल में 90% ऐसा ही रहते हैं लोग, ठीक है, कि कहीं बहू उनसे ऊपर ना उड़ जाए, तो उसको दबा के रखो कि नहीं बढ़िया नहीं करा, नहीं सही नहीं करा, अच्छी नहीं लग रही, तेरे ऊपर खिल नहीं रहा। ये ऐसे नहीं करते, मम्मी ज़्यादा अच्छा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस तोड़ने की। हमारे बेटे के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तेरे लिए यहाँ कर दी, है ना। तो भाई उनकी बातों को ना इतना सीरियसली लो मत। जितना जो आपकी बुराई में लग रहा है ना, बढ़िया करके हर बात पे मैं मानती हूँ, देखो परफेक्ट कोई नहीं है, कमियाँ सब में है। मैंने 10 काम करे, उसमें से 2 में किसी ने कमी निकाल दी, 8 में चलो तारीफ़ नहीं करी, लेकिन 2 में कमी निकाल दी कि यार ये काम तो ऐसा कर दिया इसने, 8 को कुछ नहीं बोला, निगेटिव ट्रेट ही बता रही हूँ।
तो कम से कम मुझे ये तो समझ में आया कि 8 में कुछ नहीं बोला, यानी 8 ठीक ठाक थे, 2 में गड़बड़ हो गई, वो बता दी। तो एक समझ में आता है कि भैया विश्लेषण चल रहा हमारे कामों का, लेकिन आपके 10 के 10 ही गलत हैं। आप इतने पागल हो। अगर आपके हर काम में कमी बताई जा रही है, इसका मतलब आपके कामों में एक्चुअली ज़्यादा कमी है नहीं, केवल आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की एक स्ट्रैटेजी है, उसमें मत फंसो। नेक्स्ट ये भी बताइएगा खुद बिहेवियर कैसा रखें रिलेटिव भाई बहनों के साथ के लाइफ सॉर्टेड रहे प्लीज़, कि किसी के बर्ताव से हम हर्ट ना हो, क्योंकि बाद में सोचूं तो मैंने भी कुछ कहा हो तो ही सामने से हर्टफुल आंसर आता है। प्लीज़ रिप्लाई खुद पर काम कैसे किया जाए। देखो ये चीज़ तो आती है प्रैक्टिस से, है ना। अगर कई लोगों का होता है, देखो काम बहुत करेंगे, मेरी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, बहुत परोपकार करेंगे दूसरे की भलाई के लिए, बहुत हद तक उठ जाएंगे, अपने लिमिट से ऊपर करेंगे, और उस टाइम पे लगेगा कि यार इसका दिल कैसा है, कितना अच्छा है यार ये इंसान, लेकिन एंड में ना काम ख़त्म हो के या कुछ साल बाद या कुछ और, वो किसी सिली सी बात पे कुछ ऐसा बोल देंगे कि इतना बुरा कि जो उन्होंने पिछला किया होता है ना वो सब जीरो। आदमी को बात ही याद रह जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को जैसे बचपन से देखती हूँ, मैं क्या, मेरी मम्मी कहती थी कि अपनी ज़ुबान से मार खा जाती है या खा जाता है, कि इसको ना काम करना खूब आता है लेकिन इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो काम, मैं खुद अपने को बताती हूँ मैं किस कैटेगरी में आती हूँ। अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है ना, पहले मैं दूसरी कैटेगरी में थी, लेकिन ज़ुबान इतनी कम नहीं होती कि मतलब किसी का मैं दिल दुखा दूं, लेकिन हाँ मदद करने के लिए मैं अपनी सीमाओं से ऊपर चली जाऊंगी, उसमें की थी बहुत लंबे टाइम तक अपने जीवन के, है ना। लेकिन अभी क्या है, मैं किसी की मदद करूंगी सिर्फ उतनी जितनी मैं ईजिली कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मैं किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ ये वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि है ही नहीं उतने एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी। पहले यहाँ तक कहना चाहिए, लाइफ बिल्कुल फंसी हुई है, नहीं है इतना टाइम या एनर्जी कि मैं कहीं भी एक्स्ट्रा डालूं। लेकिन हाँ, इस बिजी शेड्यूल में से भी जितना जिसके लिए मैं कर सकती हूँ ईजिली, वहाँ मैं पीछे नहीं हटती, कर देती हूँ। ये तो हो गया मेरा भलाई करने का रेशो। लेकिन बोलना भाई, मेक श्योर करो कि आपके शब्दों से किसी का मन ठंडा तो हो जाए, लेकिन किसी के मन में आग ना लगे। सिंपल सी बात। अब वो लोग इनसे अलग हैं जो पड़ी लकड़ी ले रहे हैं, आप कोई पेच मार रहे हैं, आपके दिल में आग लगा रहे हैं, तो भैया उनका दिल तो पेट्रोल डाल के फूंक दो। मैं तो उसमें की हूँ, और सलाह भी मैं यही देती हूँ, क्योंकि अगर कोई हमें नहीं बख्श रहा तो हम क्यों बख्शेंगे किसी को। अपने हार्ट को बचाने के लिए अगर हमें दूसरे को धक्का देना पड़ेगा तो हम देंगे, सीधी सी बात। इतने महान तो अब है नहीं कि भैया कोई आएगा हमारी बैंड बजा के चला जाएगा, हमें दुख पहुंचा के चला जाएगा, हम बैठे हैं। लेकिन इतना पता है, इतनी गारंटी अपने बारे में दे सकती हूँ कि हाँ मैं शुरुआत नहीं करूँगी। तो वही चीज़ आपको सीखनी है, वही चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी है। कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही, मैं कम तो नहीं बोल रही। बस ये मेक श्योर करो कि किसी भी कड़वी बात की या कड़वी कन्वर्सेशन की शुरुआत आपसे ना हो। बस अगर कोई खुद से आके आपको पेंच मारता है तो ठीक है, मार, उसके बाद तू भी ले। लेकिन अगर कोई किसी चुभती हुई बात को नहीं उठा रहा तो आप भी मत उठाओ। सिंपल एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रखो, चाहे कितना ही गुस्सा हो, उस आदमी ने आपके साथ कितना ही गलत किया हो, सिंपल हाय हेलो ये वो अच्छा ठीक है, इतना आप रख लो। तो आज के दौर में मुझे लगता है ये भी भलाई में ही माना जाएगा कि अगर हम किसी के पीठ पीछे उसे गालियाँ नहीं दे रहे, उसने हमारे साथ बुरा किया हुआ है, फिर भी हम सामने उसको सीधे मुँह बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इतनी भी। नहीं तो अब क्या होता है, देखो मैं बता रही हूँ पर्सनल जो मैं देख रही हूँ ना, 10 में से 9 भी गलत कह रही हूँ, 9.5 सामने बहुत अच्छे से पेश आएंगे। पिछली बार भी बात आई थी, मतलब एक एवरेज से अच्छी तरीके से पेश आएंगे, और पीठ मुड़ते ही उसी आदमी की खूब मुंह भर भर के बुराइयां करेंगे। और ये चीज़ ना, मतलब मैं अभी तक मैं हजम नहीं कर पा रही कि ऐसा करने की ज़रूरत है क्या। कुछ भी तो ज़रूरत नहीं है। क्यों तो तुम उसके मुंह पे एक्स्ट्रा स्वीट बन रहे हो, वहाँ भी तुम नॉर्मल रह सकते हो। और क्यों तुम पीठ पीछे पड़ते ही बेफालतू की बुराइयां कर रहे हो। वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर रहा ना, जो अपनी लाइफ में कोई कुछ भी कर रहा है, तुम क्यों गॉसिप करने में लग रहे हो भाई यहाँ पे। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है। अब बीइंग अगर आप थर्ड पार्टी देखो ऐसे इंसान को जो
बिना मतलब की तारीफ कर रहा है और बिना मतलब की बुराई कर रहा है, आप उसको अच्छे इंसान में डालोगे या बुरे में? क्या ज़रूरत है हमें बेफालतू की एक सिन अपने सिर लेने की, कि कभी भगवान हिसाब करने बैठेंगे कि हाँ इसने मेरी इतनी निंदा सुनी, इसने क्यों ही करना है। अरे आप किसी से कोई एक आध बात आपको बुरी लग गई, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं कर रहा वो बुरा, तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आप उनसे नॉर्मल बात कर लो, ना उसके पीछे बुराई करो, ना उसके सामने ज़्यादा भले बनो, नॉर्मल भी तो रहना होता है। अगर वो रह ले इंसान तो मुझे लगता है लाइफ कितनी सबकी सॉर्टेड सी हो जाए। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस समाज में फैल रही है ना इतनी ज़्यादा कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि ट्रस्ट आदमी करे किस पे। जिस पे भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट होना शुरू होता है ना, 8-10 दिन में ही वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे दिखाई, मैंने कहा यार ये तो फिर वही हो रहा है कि सामने कुछ और पीछे कुछ। नहीं कर सकते आप तो कितना अच्छा हो आदमी अगर जैसा सामने वैसा थोड़ा सा शिष्टाचार के दायरे में रह ले। तो जब ये बात आती है ना कि कैसे रहें, किसी के साथ कैसे रहें, भैया आप अपने जैसे रहो और सामान्य रहो, ना ज़्यादा घुसो और ना ज़्यादा कटो। तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट वो है। अगर मुझे ऐसे किसी ने सिखा दिया होता तो आज जितने रिश्ते मेरे लाइन से साफ़ है ना कि वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, जिनसे मेरा टच नहीं है, शायद आज सबसे होता। लेकिन ये चीज़ इतने समझ में आई ना, खुद गिर पड़ के लुढ़क पुढ़क के, तो वो टाइम निकल गया। जितने ख़त्म भी हुए ना रिश्ते वो सब भी मज़े से चल रहे होते अब, और सबकी नज़र में भली ही रहती, बुराई भी कहीं से ना मिलती। अगर इतनी बात समझ में आ जाती कि नॉर्मल रहना ज़रूरी है, एक्सट्रीम या ज़रा सा भी अपनी उम्मीद पालना ना दूसरे से, वहीं गड़बड़ हो जाती है। नॉर्मल रहो बस, सबसे बढ़िया है। ना फालतू मीठा बनना और ना फालतू कड़वा बनना, सामान्य रहो तो हर रिश्ता निभ जाएगा, हर जगह सॉर्टेड रहोगे, हर जगह तुम्हारी तारीफ भी हो जाएगी, ये भी बात है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दी मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास घर के नाम पर सिर्फ एक रेंटेड रूम है जिसमें मैं अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे के साथ रहती हूँ। सब कुछ अच्छा है, बट हम हस्बैंड वाइफ को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि हम तीनों साथ ही सोते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं। प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएं जिससे हमारे बेटे पर भी कोई बुरा असर ना पड़े और हस्बैंड वाइफ के बीच भी सही रहे। ये मैंने आपसे भी पूछा था पहले ही, लेकिन शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आई होप इस बात पर मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और सोल्यूशन भी देंगी। मतलब आप ये जानना चाह रही हो कि आप कब वो सब काम करो अपने हैं। एक तो देखो इन्होंने कमेंट में ही ध्यान दे दिया, कमेंट में ही 2 लोगों ने आपका आंसर दे दिया, आप वहाँ से पढ़ लो। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हो तो बच्चे स्कूल जाते हैं, या जब भी आपको लग रहा है कि हाँ आप और आपके हस्बैंड हैं अवेलेबल अकेले, आपका बच्चा नहीं है तो है। अब आप सोचो जी नहीं हमें तो एक फ़िक्स टाइम पे यही टाइम अपने लिए चाहिए या यही समय, तो भाई बच्चा तो बच्चा है, वो तो रहेगा ही। और आप सोचो कि वो सो गया या कुछ और, देखो वो चीज़ें नहीं है। एक रिस्क रहता है कि बच्चा आपके साथ में है, वो कब जग जाएगा, हो सकता है वो जाग के कुछ हरकत ना करे, आपको बताए ना, लेकिन वो कुछ देख ले ऐसा जो उसको उस एज में नहीं देखना चाहिए, तो वो तो है रिस्की। तो सिंपल सी बात है, जब आपके बच्चे घर पे ना हो, कहीं ट्रिप पे गए हैं, दादी नानी के गए हैं, या कहीं गए हैं, या स्कूल गए हैं, आप तब देखो आपको कब अपना प्राइवेट टाइम बिताना है। नेक्स्ट, ये भी बताइएगा खुद बिहेवियर कैसा रखें, ये हो गया। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं वही हूँ जो बेटी को लेने पैदल रात में चली गई थी, तब से हस्बैंड ने ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे। हम अलग रहते थे सेम सिटी में, हस्बैंड सास के पास चले गए हैं रहने, बोले मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। बहुत कॉल किए वापस आने के लिए, गुस्सा तो मैं भी हूँ पर हर बात पर बोल देते हैं चली जा घर से, फिर मैं कॉल ही नहीं किया। आए तो मैं ससुराल आ गई, क्या मैंने ठीक किया? मान तो नहीं मान रहा। जहाँ रेंट से रहती हूँ वहाँ ट्यूशन के बच्चे भी हैं मेरे, सास से मेरी नहीं पड़ती, बहुत परेशान करती है, किस बात पे मेरा और हस्बैंड का झगड़ा करवा दे, कोई भरोसा नहीं, टेंशन रहता है फुल डे। मतलब आप ससुराल आ गई तो आप भैया ये जितनी तनातनी आपके रिश्ते में हो गई है ना, आप कुछ दिन बिल्कुल सीध में रह के अपना समय काट लो, जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल ना हो जाए, आप तब करना कुछ। अभी फ़िलहाल रिसेंटली इसमें कुछ भी करने के लिए है नहीं। जितना चीज़ें बढ़ाओगी उतना बढ़ेगा, क्योंकि जो उस रात हुआ ना वो एक्सट्रीम था। आपने भी एक्सट्रीम रिएक्शन दिया और वहाँ उनकी बेइज्जती भी एक्सट्रीम हुई है।
तो वो थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। नेक्स्ट, मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे फ़ेब में। मैं ये सोचती हूँ कि पति पहले जैसे इंपॉर्टेंस दे, पर अब कम हो गया। मैं चाहती हूँ जब वो घर आएँ तो पहले बोलें मेरे को। जब वो दोस्तों से फ़ोन पर बात करते हैं मुझे गुस्सा आता है। क्या मेरी चाह गलत है? नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो शुरू शुरू में ज़्यादा लिपटा चिपटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रेम रहता है और वो फिर कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है वो चार्म। तो फिर आदमी का इंटरेस्ट इधर उधर की चीज़ों में लगने लगता है। आदमी मतलब इंसान, पत्नी का भी जाता है। अब क्या होता है, पति तो वो अपना इंटरेस्ट बाहर इधर उधर बातों में, दोस्तों में, उसको अपनी पुरानी बैचलर लाइफ एंड फ्री वाला उसमें चला जाता है। पत्नी क्या होती है, वो अटक के रह जाती है। तो उसकी दुनिया पूरी पत्नी की, पति, बच्चे, घर। तो उसको लगता है कि भाई पहले जैसे मेरे को टाइम देता रहा, वो नहीं देता। तो ये स्थिति होती है जो आपके साथ हो रही है। तो आपकी चाह गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से चाह रही हो। आपके हस्बैंड अब पहले जैसे नहीं हैं, नहीं देंगे वो, उनके लिए प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। ये एक्सेप्टेंस आपको जितनी जल्दी आ जाएगी उतना जल्दी सही है कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। न्यूली मैरिड वाली फील आप चाहो कि बात तक भी आ जाए तो वो होता है, लेकिन दोनों साइड से होती है फिर बातें। आप अकेले चाहती रहोगी तो जो हाथ में है ना जितना, वो भी चला जाएगा। शांत रहो। कहीं ना कहीं कहना चाहिए वो होता है कि शरीर से ऊपर जब मन जुड़ जाता है ना, कि आपके बिना उनका मन ना लगे। आपकी बातें, आपकी वाइब्स, आपका पास होना, उनको वो चीज़ फील करवाए कि आपके बिना उनका मन ना लगे, तब वो आपसे जुड़ेंगे। केवल फिजिकल वाले चीज़ों से चलता नहीं काम। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उस चीज़ पर काम करो कि जब आप बातें करते हो तब क्या बातें होती हैं। ऐसी बातें करो जो उनके दोस्त नहीं कर सकते, अच्छी किसी भी तरीके से, मतलब एक फ्रेश शुरुआत अपने रिश्ते की अपनी तरफ से करो। पहले वाली चीज़ें ना सही, लेकिन कुछ नए इक्वेशन बनेंगे और कुल मिला के आपको उनका साथ अच्छा लगता है तो उन्हें भी आपका साथ अच्छा लगेगा। तब वो वापस आपके साथ टाइम बिताना शुरू करेंगे। कहने से नहीं, करने के। जितना कहोगे उतना इरिटेट होंगे और दूर होते जाएंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट, मैम अपनी ननद, सास, ससुर के सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ननद मुझसे बात नहीं करती। मेरी सास भी ठीक से बात नहीं करती, मुझे बना के बात करती है। अब मेरी ननद ऊपर रूम में रहती है, मेरे सास बोलती है ऊपर खाना देकर आने के लिए, पर मेरा मन नहीं करता ऊपर जाने, खाने पहुँचाने के लिए। मैं क्या करूँ प्लीज़ बताएं। मैं नीचे सास ससुर के रूम है, वहीं पर उनका खाना देकर आती हूँ, तो सास मुझको उसके लिए सुनाती है जो ऊपर खाना देकर नहीं आती है। कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर दे के आने की खाना, मतलब क्यों ही देना है। सीधे बोल, मतलब बना दिया ये कम है, अब दे के भी यहाँ मैं ऊपर। साफ मना कर दो कि भैया बना दिया। ऐसे कोई बीमार थोड़े ही है कि बेड रेस्ट पे है, बेड रेस्ट पे हो, कोमा में हो, 3 जिन्हें चढ़ के भी जाएगा बेचारा जो करने वाला। बेफालतू में हट्टा कट्टा आदमी, और उसको हम जीना चढ़ के खाना पहले बनाए फिर दे के आए। क्यों? क्योंकि वो नंद है, सींग लग रहे हैं नंद के, बिना मतलब की बात। दीदी मैंने LT ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया था, उसका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को। मैंने सास से बोला था कि वो मेरा सपोर्ट करें मेरी तैयारी करने में, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। 16 साल की बेटी है, 1 साल का बेटा है। बच्चों के साथ पढ़ाई का टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो सास किचन का खाना बना लेती है। बस छोटे वाले बाबू को बिल्कुल भी नहीं देखती, तो मुझे ही देखना पड़ता है। फिर मैं पढ़ूँ किस टाइम समझ में नहीं आता। मुश्किल से 1 या 2 घंटा पढ़ पाती हूँ, उतने से होता क्या है। पूरे दिन बच्चे के साथ इतना थक जाती हूँ कि रात को पढ़ नहीं पाती। फिर जब पढ़ाई नहीं होती पति तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। बच्चे को कोई भी छोड़ नहीं सकती, उसको तो देखना ही पड़ता है, वो अभी फीड करता है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही। एग्ज़ाम देने जाऊँगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखो जी, बच्चा आपका ठीक है, और आपकी सास अगर खाना बना दे रही है ना, तो और बहुओं के प्रश्न पढ़ लो, जो काम करने के बाद भी जब बहू पढ़ने बैठती है ना तो कलेश कर रही हैं। तो आप अपने बच्चे को लेके परेशान हो, भैया बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, और जो फीड करता है उसको सास कैसे संभाल लेगी, वो तो आपको ही संभालना पड़ेगा। अब आप उसके साथ इतना थक जाते हो कि पढ़ाई नहीं कर पाते। भाई ये पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी कि आप कैसे पढ़ोगी, क्योंकि आपकी सास से आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो कि कैसे मैं करूँगी। जब जिजी विशा होती है ना, हमारे साथ एग्ज़ाम ना कई बार 2 मेरी फ्रेंड्स ने ऐसे दिए कि वो जापे से उठ के आई थी। तो भैया जो काम देना है, पेपर हमें देना है, करना है, आदमी कैसे भी करेगा जब उसकी बात आती है कि भाई करना ही है। और
इतना भी अगर कोई कर रहा है कि खाना बना रहा है ना, तो उतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा सपोर्ट। आप सोचोगे आपको बच्चा भी रखा लें, सब कुछ रखा लें, कि नहीं जी बहू पढ़ रही है, इतने अच्छे दिन नहीं आए अभी बहुओं के। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू दीदी, एक बात पूछनी थी कि मुझे कार में बैठने यहाँ तक कि सोचने से ही वॉमिटिंग जैसा हो जाता है। हर 10 दिन में अबाउट 300 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है, बहुत मुश्किल होती है। इसका शायद कोई मतलब, मेरे जेठ का एक बेटा है उसको होता है, तो वो कोई गोली खा लेता है जब ट्रिप पे जाता है, तो इस चीज़ की मतलब दवाई आती है, वो आप पता कर लो, उससे नहीं होएगा फिर। नेक्स्ट, अब ये आया वो इशू रैक वाला, बहुत लंबा, इनका मैंने कमेंट्स में जवाब दे दिया है। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम में आपकी हेल्प बहुत होती है, हर प्रॉब्लम से परेशान हो ना एक वजह से उसका हल क्या इसके बारे में सोच लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरी बड़ी बहन के बारे में कहना है कि वो हर रोज़ मुझे कॉल पर अपने सास और नंद के बारे में बातें बताती है, यही कि उसके सास उसे ताने मारती है, नंद घर की सफाई नहीं की तो ताने मारती है, ये सब बहुत दिन हो गए, एक ही बात डिस्कस करती रहती है। मैंने उसे काफ़ी पॉजिटिव सोल्यूशन देना चाहा, लेकिन वो अप्लाई नहीं, खाली सिर्फ हर एक का ही दुखड़ा रोती रहती है, वो कितनी बेचारी ऐसा दिखाती है। मुझे ये बताइए दीदी कि वो मुझसे चाहती क्या है। मैं उसे एक की चुगलियाँ सुनने पक चुकी हूँ, लेकिन कुछ बोल के उसका दिल नहीं दुखाना चाहती, क्योंकि उसके पास बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है। व्हाट टू डू, प्लीज़ रिप्लाई। फ़ोन स्पीकर पे करके एक किनारे रख दिया करो, अगर कुछ भी नहीं करना है, उसको नहीं समझ में आ रही है। ऐसी होती हैं, ऐसी कई महिलाओं की आदत कि आप उनको सोल्यूशन बताने जाओगे ना, तो सोल्यूशन नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने करके देख ली, ये तो ऐसा, इसमें तो ये दिक्कत है, नहीं। उनको सिर्फ यही चाहिए होता है कि जब वो परेशानी अपनी बताए ना, तो कोई सुन ले, पहली जो उन्हें चाहिए। और दूसरा कि अगर हम अपनी साइड से सोचें कि भैया उसे चुप कैसे कराना है, तो सिंपल उसे ये बात बोलनी पड़ती है कि देख भाई, सोल्यूशन मैंने तुझे दिए, तुझे अप्लाई कुछ करना नहीं, तो ये जो तेरी स्थिति है ना, तूने खुद चुनी है इसको सही करने के लिए, जब तुझे कुछ करना ही नहीं है तो ये ऐसी ही रहने वाली है। तो मुझे 20 बार बता ले, 50 बार बता ले, बहन होने के नाते तो मैं सुनूंगी। एक बार आप ये कह दो, तो दोनों में से एक काम हो जाएगा, या तो वो उसे अप्लाई कर लेगी, सुधार लेगी अपनी स्थिति, या फिर आपका कान पकाना बंद कर देगी। नेक्स्ट, मैंने 2 महीने टेट की तैयारी की और मैं पास भी हो गई। इस बीच में जब भी मुश्किल आई आपकी बहुत याद आई, मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी और सब कुछ अच्छा हुआ, थैंक यू। चलो जी, मुबारक हो। आजकल मेरा तो मुद्दा वही चल रहा है, जब से फॉर्म भरा है, फिर सिलेबस देखे हैं, अनसोल्ड देखे हैं, सही बताऊं तो तैयारी करने, पेपर देने के नाम से ही ना मेरे को इरिटेशन हो रही है कि मतलब यार, उस टाइम पे आपने जो भी रखी थी अर्हता, आदमी उनको पूरा करके ही नौकरी में आया था ना। अब आप 23 साल बाद कह रहे हो जी ये पेपर पास करो, क्यों करें? पास होए ना होए, लेकिन ये इसमें इस एग्ज़ाम में अपीयर होना ही ऐसा लग रहा है कि अन्याय, तो इरिटेशन हो रही है, नहीं दिल कर रहा, जो आता है ना मन कर रहा है वो भी ना लिख के आओ ये लग रहा है। लेकिन फिर ये लग रहा है कि अरे बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे कि पेपर में मम्मी पास नहीं हुई, मम्मी के कम नंबर आए हैं, तो वही दोनों तरफ दिमाग उल्टा सीधा भाग रहा है। हो गया लेकिन आपका, और बड़ी वो लग रही है कि मेरे को याद करके आपको हिम्मत मिली, काश मेरे पास भी कोई हो जिसको याद करके मुझे हिम्मत मिल जाए। इस मामले में मैं बहुत अपने आप को लेके वो हूँ। नेक्स्ट, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, मैं अपने हस्बैंड को समझाते समझाते थक गई हूँ। उनका गुस्सा ना शांत हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है, वो अपने काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जीएसटी अकाउंटेंट है, मुझे पता है बहुत प्रेशर होता है, लेकिन गुस्से में कुछ इतना कुछ बोल देते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करूँ, जैसे कि चली जाओ, मर जाओ या डिवोर्स ले लो तुम। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी पापा भी नहीं है, कोई नहीं है, प्लीज़ दीदी आप बताएं मैं क्या करूँ। उनसे बात करनी बंद कर दो, जितनी हो सके कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि उनका तो एक्सक्यूज़ है गुस्सा, हमारा एक्सक्यूज़ नहीं है ना किसी का गुस्सा झेलना। कर रहा है गुस्सा कर ले, हम तो नहीं झेल रहे। सामने ही मत पड़ो, बात ही मत करो, खाना दो, चलो खिसको। जब बात करने खुद आए तो कह दो अच्छा बात कर रहे हो। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मैं एक जगह दूध लेने जाती हूँ, उनके बहू के पूरे मंथ चल रहे हैं, उनकी सासू ने उनको चुटिया पकड़ के मारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। उसके हस्बैंड और ससुर के साथ सपोर्ट करते हुए मेरे मन से बात नहीं निकलने की, सासू इतनी बुरी भी होती है, क्या करें, होती हैं। ये तो वो है, अभी मेरे फ़ोन में कभी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, ब्लॉगर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, रियल लाइफ करके ही कुछ नाम है, राधिका रियल ब्लॉग्स करके थी। तो कभी स्टार्टिंग में उनका जो पहला वायरल वीडियो था ना, वो मैंने देखा, मतलब जब मैं यूट्यूब खुद ही बस सीखने के लिए चलाती थी कि घर के काम ये वो,
उस टाइम पे उनका आ रहा था, तो उनको वो प्रधानमंत्री योजना में शौचालय ये वो, मतलब गरीब घर था बहुत। फिर उनका वो आया कि भाई यूट्यूब से पैसे आने कैसे शुरू होंगे वो सब, मतलब तो मैंने उनके उस टाइम पे 2-4 वीडियो देखे, तो बिल्कुल रूट लेवल से वो चलना, वही रॉ वीडियो थे अच्छे, जैसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। अच्छा, अभी सडनली उनकी वीडियोस कुछ वायरल हुई इतने साल बाद, मतलब 6 साल शायद हो गए होंगे उनको यूट्यूब पे, 4.5 लाख से शायद या 5.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। अब उनके सोचो, मतलब जिसका इतना बड़ा कहीं ना कहीं एक्सपोजर है कि अगर वो वीडियो पोस्ट करेगी तो 4.5-5.5 लाख लोगों के फ़ोनों में जाएगी उसकी नोटिफिकेशन, ऐसी बहू। अब उनके सास ससुर ने उन पे हाथ उठाया और वो क्लिपिंग वीडियो में आई। तो मतलब मैं ये देख रही थी कि मैंने कहा, तो जो ऐसा आप कह रहे हो ना सासें इतनी बुरी होती हैं, मतलब बुरी होने के साथ इतनी बेवकूफ़ भी होते हैं भाई, कि वो एक नॉर्मल बहू को पीट रहे हैं कि कौन बताएगा ये वो, कहीं ना कहीं से उन्हें हिम्मत मिल रही है किसी से, तो ये तो उनकी अपनी अंतरात्मा की बात होगी कि वो एक बुरे इंसान है। लेकिन एक यूट्यूबर बहू को, जिसका पता है कि वो वीडियो अगर उसके बन गई है या जैसे भी है, अगर उसने कहीं से शूट कर लिया है, उसके बच्चे हैं 3, तो कि वो कहाँ तक जाएगी, पुलिस केस भी होएगा नहीं भी होगा, बदनामी। वो उसको बाल पकड़ के, सेम जो आप कह रहे हो ना, उस पर मुझे याद आ गया, बाल पकड़ के उसको मार रहे हैं। अब वो अकेली अपने 3 बच्चों के साथ, उसके हस्बैंड भी मतलब कुछ पता नहीं, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखा कि वो सपोर्ट में है नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे, क्यों नहीं मतलब बच रही, वो क्यों मार रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। शायद एक कमरे की ही बात है जिसमें वो रहती थी पहले, ऐसा कुछ है। तो भाई मतलब मेरे को तो सब इस बात पे ही ताज्जुब ख़त्म नहीं हुआ कि आदमी बुरा होने के साथ बेवकूफ़ भी कितना होता है, कि उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसकी ये मारपीट की वीडियो किस हद तक एक्सपोज होएगी। तो नॉर्मल घरों में तो भैया पागल होने की कोई सीमा ही नहीं है। नेक्स्ट, दी मुझे अपनी पहले वाली 2 साल पहले वाली दिनचर्या को मिस करती हूँ, कोई तरीका जिससे वापस वो मिल जाए। स्कूल से आने के बाद 2 बार बहुत ख़राब बीतते हैं, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। देखो बहन, दिन अपनी जीवन, हमारा स्टेमिना 12 महीने एक सा नहीं रहता। लिव लाइफ इजी पे कितनी बार कमेंट आते हैं कि मैं आपके पुराने व्लॉग्स देख लेती हूँ, मुझे आपकी पुरानी दिनचर्या अच्छी लगती है, बहुत बार आते हैं। नो डाउट वो चीज़ अलग थी, लेकिन अब या तो मैं झूठ करूं कि भाई मैं जितना नहीं कर रही हूं मैं एक्स्ट्रा करके दिखा दूं, पहले वाली दिनचर्या आपको करके दिखा दूं वीडियो के लिए शूट करके, झूठी मूठी हैं ऐसे, तो वो मेरा मन गवाही नहीं देता। लेकिन बात यह है कि जब हम शुरू हुए थे तो मैं अपनी गृहस्थी में, बल्कि इसके ऊपर बहुत ट्रोलिंग कमेंट भी आए थे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी हेल्प क्यों नहीं करते, आप भी तो कमा रही हो वो भी कमा रहे। लेकिन ये मेरा अपना डिसीजन था कि बाहर के सारे काम वो करेंगे, उसके मेरे को कोई मतलब नहीं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, राशन लाना, इन सब कामों से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई लेबर का काम है। तो उसी तरीके से घर का जितना भी काम है, मेरे हस्बैंड ने कोई मना नहीं करा कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को कहना ही नहीं था। मैं सब कुछ खुद करना अच्छा लगता था कि ठीक है घर मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगी। तो कमा वो भी रहे हैं, कमा मैं भी रही हूँ, घर के आउटर काम वो कर रहे हैं, घर के इनर काम मैं कर रही हूँ। इस तरीके से कहीं ना कहीं काम हमारे होते थे। तो मैं जो अपने काम शूट कर रही हूँ, उनके तो मैं काम नहीं शूट कर रही ना, कि बाहर जाके वो क्या ला रहे हैं, या लेबर कोई काम करना है, या कोई सामान घर के लिए आना है, कोई मरम्मत का काम होना, वो सब तो नहीं दिख रहा ना। तो स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में क्या होता था कि आप ही सब काम कर रही हो, है ना, आपके वो तो इस पर ट्रोल भी हो रहा है, लेकिन लोगों को पसंद भी आ रहा है कि भाई सिंगल हैंडेडली इतना सारा काम कर रही हैं। तो मैं एक्चुअली कर रही थी, मैंने शेयर कर दिया। अब क्या होता है, उसके बाद फिर दूसरा चैनल बन गया, फिर तीसरा चैनल बन गया, अब 3 चैनल और जॉब। अब उसके साथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर मैं सोचूं कि भाई बिना किसी हेल्पिंग हैंड के मैं ये सब कर लूँगी। और अगर मैं आपको फर्जी दिखाऊं तो हो सकता है कुछ लोगों को यकीन आ जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ऐसी चीज़ क्यों दिखाऊंगी कि हाँ मुझे करना ही है। तो दिन और रूटीन, आपका स्टेमिना, कभी भी पूरी जीवन एक सा नहीं रहेगा। आपकी लाइफ बदलेगी, आपका वर्क बदलेगा, आपके बच्चों की उम्र बदलेंगी, उसके हिसाब से शेड्यूल बदलेगा, आपका स्टेमिना बदल जाएगा, एज बदलेगी, आपकी खाने पीने की आदतें बदल जाएंगी। तो लाइफ बदलती रहती है। तो कभी भी किसी पुरानी चीज़ को पकड़ के बैठो मत कि जो हम पहले करते थे वो अब कर लें। हाँ, पुरानी स्टेमिना आप उसको ला सकते हो, लेकिन वो भी आपको एक्सेप्टेंस पहले लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरी शरीर या मेरा मन अब पहले जैसा नहीं रहा।
पहले की तरह जिन चीज़ों के लिए हम एकदम अधीर हो जाते थे या रात दिन मेहनत कर सकते थे, आपको नहीं लगता अब उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमें मिले ना मिले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो भाई मन स्थिति हो, शरीर की स्थिति हो, बदलती रहती है हर दूसरे साल में, हर तीसरे साल में, कभी कभी तो हर घंटे में। तो आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत बैठो कि ये बस जो इस टाइम पे आपसे बेस्ट हो पाए वो करते रहो। और अगर लगातार कोशिशों के बाद भी, जो पीछे 10 दिन मेरी वीडियो नहीं गई थी तब के मैं आपको बताऊं, लगातार कोशिशों के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ अंदर आपके ऐसा चल रहा है जो आप ही नहीं समझ पा रहे, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे। जिस दिन वो कारण समझ में आएगा, मेरे साथ एग्जैक्ट यही हुआ कि जिस दिन वो कारण समझ में आया कि मैं क्यों अपसेट हूँ या मैं क्यों नहीं कर पा रही वीडियो का काम, जिस दिन मुझे वो बात हिट करी ना कि अच्छा ये रीज़न है, मुझे इतना गुस्सा आया था उस रीज़न पे कि इसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी, इसकी तो मैंने तुरंत उसी दिन काम शुरू कर दिया था, अपने मूड को एक किनारे रख के कि नहीं कोई बात नहीं, अब अकेले हैं तो अकेले सही, मेरे को ये करना है। मैं किसी की वजह से, किसी के जाने से, किसी के धोखा देने से, किसी के कुछ भी करने से मैं नहीं टूटूंगी। जिस दिन मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। तो जिस दिन वो बात मेरे पल्ले पड़ गई कि हाँ मैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, मुझे ये चीज़ है जो मेरे थॉट प्रोसेस में अटक रही है और अब मुझे समझ में आई है, मैंने उसी दिन उसको निकाल के बाहर फेंका एंड देन जो मुझसे बेस्ट बन पड़ा मैंने शुरू कर दिया। तो आप भी देखो कि क्यों नहीं आप पहले वाली चीज़ें कर रहे। हो सकता है पहले वाली दिनचर्या अब आपके रूटीन में फिट ही ना हो रही हो, है ना। और अगर फिजिकल कारण है आप डॉक्टर को दिखाओ, मेंटल कारण है तो अपने आप को खंगालो कि क्या चीज़ है जो आपको खा रही है अंदर अंदर।